मुज़ाकरात के हक़ में हैं, आप मुज़ाकरात होने चाहिए, ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो इस वक्त तक जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त है, आप उससे मुतमईन हैं? हुकूमत की नीयत पे कोई शक तो नहीं आपको? थैंक यू मती साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। अभी तक मुज़ाकरात हुए नहीं है, आगाज़ मुज़ाकरात है, सिर्फ जो एक मीटिंग हुई है उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उन लोगों ने बात की है, कुछ थोड़ी बहुत हमने बात की है। हमारा डेलीगेशन भी कंप्लीट नहीं था बिकॉज उस दिन वो लोग मौजूद नहीं थे, कोई अपने बेल में था, कोई मुल्क से बाहर था वगैरह, लेकिन इंसिस्ट किया गया कि जी आज पहली मुलाकात हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड को है। अब उस मेरा ख्याल वहाँ सब्सटेंटिव गुफ्तगू होगी। नीयत की बात है, जहाँ तक मती साहब के जो 2.5 साल हुआ है उसके बाद नीयतों के ऊपर बिलीव करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आई स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग कि जी मुझे उनकी नीयत के ऊपर शक है, लेकिन नीयत के ऊपर कोई दूसरी किस्म की कैफियत या दूसरा किस्म का यकीन भी नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। वो भी यही सोचते हैं? बिल्कुल, वो अपने तय सोच सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उनकी वजूहात क्या हैं कि हमारे बारे में ये सोचते हैं। मगर ये जो एक किस्म का सिविल नाफरमानी का जो ऐलान किया गया और अब कहा जा रहा है कि ये ऐलान वापस नहीं लिया जाएगा, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी का ऐलान भी वापस नहीं लिया जा रहा, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के 1-2 दौर होंगे तो उसके बाद ज़्यादा डेफिनेटिवली कुछ कहा जा सकता है कि ऊँट किस करवट, एज बोरोइंग योर वर्ड्स, किस करवट बैठेगा। अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना इन मुज़ाकरात से, मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए एक गलत इक़दाम होगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से बात आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि जी हम 6 महीने या साल लटके रहें, वो नहीं। सो खान साहब ने एक इंडिकेशन दी है 15 जनवरी की, जो हमारी मुज़ाकराती टीम है उसको, कि अब तक आप देख लें कि कहाँ होता है, उसके बाद हम इसको रीअसेस करेंगे कि क्या आगे किस तरीके से बढ़ना है। लेकिन आपने सही कहा कि जो सिविल नाफरमानी की तारीख है उसको उन्होंने वापस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। तो 15 जनवरी क्यों? मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बहुत हैं, 2 हफ्ते बहुत हैं। 1 हफ्ता ये भी मिल गया है सोचने के लिए, पहली मीटिंग और सेकंड मीटिंग के दरमियान, सो 3 हफ्ते टोटल हो जाते हैं। आई थिंक उस वक्त तक इंटेंशंस और फॉलोड बाय सब्सटेंटिव स्टेप्स जो हैं वो बड़ा क्लियरली सामने आ जाएगा। हमारी बेसिक 2 डिमांड्स हैं कि नंबर 1 के जी जो बेगुनाह कैदी हैं, जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, उनको छोड़ा जाए, और दूसरा ये कि जी 2 कमीशंस बनाए हैं आप, इंडिपेंडेंट कमीशंस, 9 मई को और 26 नवंबर की जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, खूनी वाक़यात थे, उनका वो रिव्यू करें उनको। और ये 2 चीज़ें 15 जनवरी से पहले होना ज़रूरी है मुज़ाकरात के लिए? देखेंगे कि कहाँ तक हो जानी चाहिए। अगर इंटेंशंस ठीक हैं, अगर उनकी नीयत ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मुज़ायका होना चाहिए। हम कुछ मांग तो नहीं रहे, हम तो कमीशंस बनाना चाह रहे हैं कि जी वो उसकी वो तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जो हैं 3, वो बैठ के उसकी तहकीकात करें कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ताकि जो असल मुजरिमीन हैं उनका किया जा सकता है। अगर हमारे साथ के कोई हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कहीं और से हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो 15 जनवरी की बजाय 20 जनवरी या उसके बाद क्यों नहीं? अब इसके लिए तो कोई 2 हफ्ते बहुत है मेरा ख्याल है। मैंने कहा ना कि 2 वीक्स + 1। लेकिन ये क्या इसका मकसद ये है कि सदर ट्रंप के ओहदा संभालने से 5 दिन पहले यहाँ पे चीज़ें तय हो जाएं, बैटल लाइंस ड्रॉ हो जाएं, ताकि अमरीकी इंतज़ामिया जो नई होगी उसके लिए भी जल्द फैसला करने की एक माहौल बन जाए पाकिस्तान के हवाले से? नई अमरीकी इंतज़ामिया ने जो फैसले करने हैं वो इन इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं करेंगी। वो मेरा ख्याल है कि वो सब्सटेंटिव इश्यूज़ को लेके देखेंगे, जहाँ के पिछले 3-4 दिनों में जिस दिन से मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं उसके बाद आपको देखते हैं EU का रिएक्शन आपने देखा है, आपने US रिएक्शन देखा है, आपने FCDO का, आपने गवर्नमेंट ऑफ UK का रिएक्शन देखा है। तो ये 3 मैटर्स करती हैं जो सेंटर्स ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज हैं। तो उसके हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं लोगों को, जो जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। मगर अमरीकी इंतज़ामिया जो नई आ रही है वो ज़्यादा अहमियत इसलिए अख्तियार कर गई है कि उनके जो नामज़द एक एलची है रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने पहले तो ट्वीट्स की बहुत ज़्यादा कि फ्री इमरान खान, और फिर उन्होंने आज एक इंटरव्यू भी उनका सामने आ गया है जिसमें वो एक बार फिर बता रहे हैं
कि वो इमरान खान एक अच्छे लीडर थे और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ज़रा एक दफ़ा सुन लेते हैं उनको, आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिर आपसे बात। मैंने सुना है वैसे, लेकिन आप सुना दीजिए सामीन को भी। तो रऊफ हसन साहब, रिचर्ड ग्रेनेल के इस बड़े ही गैर मामूली बयान को आप वेलकम करते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिकी हुकूमत का या रिचर्ड ग्रेनेल का? देखिए मती साहब, हमने उनसे किसी किस्म की पार्टी लेवल के ऊपर कुछ इस किस्म के जज्बात ख्यालात का इजहार करने के लिए नहीं कहा, उनसे किसी किस्म की कोई और सपोर्ट नहीं मांगी है। ये हमारा डायस्पोरा है वहाँ, जो कि उनके साथ उनके इंटरेस्ट उस मुल्क के साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो उनका बर्थ प्लेस भी है मोस्ट ऑफ दैम। और इस डायस्पोरा में पीटीआई भी शामिल है, जो कि अमेरिका में खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब के सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े सपोर्टर्स। अमेरिका में पीटीआई भी रजिस्टर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने भी अमेरिकी हुकूमत से तो रब्ता किया है? वो डायस्पोरा के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली उन्होंने उनसे रब्ता किया है, बिल्कुल है, उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। और ये बिल्कुल अनयूजुअल है, आपने सही कहा कि ये अनयूजुअल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये कम से कम इंटेंट जाहिर कर रही है। इंटेंट, अगर वो इंटेंट देखते हैं कि ट्रांसलेट होता है, अगर किस किस्म के इक़दामात में ट्रांसलेट होता है, क्या वो कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, क्या होता है, हमारा इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है किसी किस्म का। पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमने किसी किस्म का कोई रोल ना प्ले किया है, ना ही हमारी कोई इंटेंशन है प्ले करने की। तो आप इसको साजिश या अमेरिकी मुदाखलत तो नहीं समझते? अभी तो देखना होगा कि क्या होता है। अभी तो ये इंटेंट है ना, मतलब उन्होंने कहा है कि जी ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कि जी इंटेंट को ट्रांसलेट करने में इनटू एक्शन। तो जब हुकूमत आती है उनकी 20th ऑफ जैन को, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या उनके रवैये क्या होते हैं। लेकिन जो इस बाइडन हुकूमत की भी जो क्रिटिसिज्म आ चुकी है, जो कि वाइट हाउस ने आपको देखा है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज किया है जो हमारे रिसेंट इक़दाम हैं उनको ईयू ने और यूके ने, तो इससे कम से कम ये चीज़ तो बड़ा क्लियर हो जाती है ना कि लोग जो हैं जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, कम से कम वो जो पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनको पसंद की निगाह से नहीं देखती हैं। तो डोनाल्ड लू और रिचर्ड ग्रेनेल के बयान में आप कहते हैं बहुत फ़र्क है? डोनाल्ड लू का बयान नहीं था, उनका एक्शन था जो उन्होंने किया, जो उन्होंने धमकी दी, थ्रेटन किया कि ये होगा, वो तो बड़ा क्लियर है। साइफर का मसला तो अब कोर्ट्स भी मान चुकी हुई है कि वो एक रियलिटी थी ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो लिखा गया था, उन्होंने धमकी दी थी कि जी अदरवाइज वहाँ आपको उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो आप इमरान खान को रिलीज कर दीजिए। तो वो मुदाखलत साइफर की शक्ल में, लाजमी बात है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की पाकिस्तान के इक़दामात को, फिर कामयाब हुए इंटरनल। हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हुए, और हमारे इंटरनल प्लेयर्स भी थे जो कि सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। तो वो अब ये इंटेंट की हद तक तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि जी वो उनके ख्यालात क्या हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं या क्या करने के का इरादा करें। इरादा तो है, लेकिन एक्चुअली वो करते हैं क्या करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही इंसान आगे लेकिन के बारे में बात कर सकते हैं। ग्रेनेल के इस बयान से जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुतासर तो होगा ना। आपका वजन बढ़ गया, बारगेनिंग बढ़ गई, हुकूमत का वजन कम हो गया। नहीं, मैं मदी साहब नहीं देखता इसको ऐसे। ये मैं कह रहे कि उनकी हुकूमत जब आएगी उसके बाद ही जो उनकी इक़दामात होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आप उनकी प्रॉपर एवेल्युएशन कर सकेंगे। इस वक्त तो टू द एक्सटेंट ऑफ इंटेंट कि उनका ये लगता है कि जी वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर पाएंगे कि नहीं ये देखना हो। तो आप रिचर्ड ग्रेनेल का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे? रिचर्ड ग्रेनेल का क्या शुक्रिया अदा करते हैं जिस वक्त नो, आई थिंक वो अपने स्पीकिंग आउट हिज माइंड, क्योंकि देखिए रिचर्ड ग्रेनेल इज नॉट बुखारी साहब ने शुक्रिया की ट्वीट की। रिचर्ड ग्रेनेल साहब अकेले बंदे नहीं है, ये मतलब आप कोई भी इंटरनेशनल, आप यूएन की बॉडी ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स उन्होंने क्या कहा है, आप कॉमनवेल्थ की बॉडी ले लीजिए, आप उनको देख लीजिए, आप ईयू को देख लीजिए, उनकी पार्लियामेंट में देख लीजिए, आप कांग्रेस, यूएस कांग्रेस को देख लें, यूएस सेनेट को देख लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स को देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, ईयू उनकी देख लीजिए, हमारी जो डोमेस्टिक बॉडीज़ हैं उनको देख लीजिए, इलेक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा है। तो ये कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं है ना, सबको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क में। मगर यही रिएक्शन तो इमरान खान के दौर में भी यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक से आता था, जब इमरान खान की हुकूमत भी फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हक़ में दलाइल देती थी। और यही बात आज वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ ने भी किया। ज़रा एक सुन लेते हैं उनको।
तो इमरान खान साहब के दौर में भी तो ये होता रहा, फौजी अदालतों में ये इनहेरिट किया था जी हमने। आपको पता है APS के ऊपर जब अटैक हुआ था तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। सो दैट इज़ व्हाट वी इनहेरिटेड। ये APS टेररिज्म का एक बड़ा बहुत गंभीर किस्म का वाक़या हुआ था जिसमें कि 156 लोग थे। पूरे KPK में इन एड ऑफ सिविल पावर 245 इन्वोक किया गया था और फौज को तलब किया गया था, और पूरे KPK में, पहले सिर्फ फाटा में था और बाद में पूरे KPK में आप लोगों ने कर दिया था। तो इसका आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था, वो 3 साल की मुद्दत थी जो उसका सनसेट क्लॉज पीरियड खत्म हो गया था। तो उसके बाद 4 साल फिर एक एक्सटेंड हुआ था। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने, इसके बाद भी फौजी अदालतों के केसेस चलते रहे और ये लोग सिविलियन पेश होते रहे, और आप लोगों ने अपील की पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ के उन फैसलों के खिलाफ जिनमें सिविलियन ट्रायल फौजी अदालत में उसको गैर नहीं करार दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी भी पेंडिंग। वो कुल्लियतन टेररिज्म स्पेसिफिक था जो उसकी बाकियात चल रही थी APS की। तो ये भी तो टेररिज्म के चार्जेस, ये चार्जेस हैं टेररिज्म। ये कौन तय करेगा? ये टेररिज्म नहीं है ना, कमीशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपसे अभी मैंने जिक्र उस वक्त तो आपने नहीं बनाया कमीशन। उस वक्त भी बन जाते, अगर कोई अपील करते, बनाते, कोई अप्रोच करते तो बन जाते। हम तो अप्रोच कर रहे हैं ना, हमने तो कहा है, पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहे हुए हैं कि जी आप ये कमीशन बनाइए। अब अगर इन बातचीत में भी हमने अपनी एक कंडीशन के तौर के ऊपर उसको रखा हुआ है हमने कि जी ये कमीशन बनने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, पता लग सके कि हुआ क्या है। ठीक। अब अगर मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान या फिर बहुत से आपके सियासी कारकुन रिहा कर दिए जाते हैं तो इसका क्रेडिट हुकूमत को जाएगा या अमरीकी हुकूमत को जाएगा? किसको जाएगा इसका क्रेडिट? मेरी अमरीकी हुकूमत यहाँ आती नहीं है। देखिए जी, आइंदा महीने, 2 महीने, 6 महीने में क्या होता है उसको देख के इंसान बात कर सकता है। इस वक्त तो हम हैं और हुकूमत है, तो बातचीत कैसे आगे चलेगी? ना बड़ी आसानी से आपने कह दिया जी कि रिहा कर देते हैं। मुझे तो फ्रेंकली नज़र नहीं आता कि जी वो इस तरीके इतनी आसानी से आगे। तो हुकूमत को क्रेडिट जाएगा? तो करें तो सही। पहले क्रेडिट देने में हम सबसे पहले तो हम शहीदों को क्रेडिट देंगे ना, जो हमारी तरफ से जिन्होंने अपनी जानें तक दी हैं। हम उन वर्कर्स को क्रेडिट देंगे जिन्होंने अपने बिजनेसेस तबाह किए हैं, अपने घर लुटाए हैं, सब कुछ किया है। वो तो एक लंबी दास्तान है, किताबें लिखी जाएंगी उसके ऊपर। सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है। उसके ऊपर हुकूमत अगर कुछ करेगी तो वी विल नॉट बी, हम लोग अपने अल्फाज में कंजूसी नहीं करेंगे। अदालतों को क्रेडिट नहीं जाएगा, हुकूमत को जाएगा। अदालतें एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त। ठीक है, चले फैसले तो उन्होंने ही करना है। को बेंच के बाद अगर रिहाई भी होनी है इमरान खान की या कारकुनों की तो अदालतों ने करनी। अदालतें तो डिफेस हो चुकी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनको दोबारा से रिवाइव करना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए। उनके सामने आप लोग अभी भी मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है।